हेलो दोस्तों, नमस्कार। तीसरा साइंस सेंटर में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे, बेल आइकन को नहीं दबाए होंगे तो प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कल का वीडियो जो था हम लोग चार्ज के बारे में देखें और चार्ज का क्या कॉन्सेप्ट था वो देखें। आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा वो जो चार्ज है, आवेश है, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कल देखने के बाद हमको ये खुद का पता चला कि आवेश पर इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेश उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से ऋण आवेश होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। शुरू करते हैं टॉपिक आज का, आवेश के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि चार्ज जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश, एक होता है धनावेश, दूसरा का होता है ऋणावेश। धनावेश उत्पन्न होता है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की कमी से। किससे उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी से। ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से। क्या होता है? वृद्धि से। तो इससे क्लियर होता है कि आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश होता है इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, ऋण आवेश उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि ये धन आवेश, ऋण आवेश, अगर दो सेम चार्ज एक दूसरे के संपर्क में आए, दो सेम चार्ज का मतलब धन आवेश को अगर हम लेते हैं और दोनों प्लस चार्ज वाले होंगे तो इनमें जो है उत्पन्न होगा प्रतिकर्षण का बल। क्या उत्पन्न होगा? प्रतिकर्षण बल। यानी कि दो समान आवेश वाले अगर वस्तु को लाते हैं तो लाने के बाद उनमें होगा प्रतिकर्षण, रिपल्सन, वो एक दूसरे से रिमूव होंगे। दूसरी बात, ऋण आवेश, समान ऋण आवेश यानी कि माइनस और माइनस भी अगर लाएंगे तीन भी जो है आपका प्रतिकर्षण ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि धन आवेश प्लस ऋण आवेश अगर लाते हैं, यानी कि प्लस और माइनस को लाते हैं, तो इन पर उत्पन्न होने वाला जो बल होगा वो होगा आकर्षण का बल। क्या होगा? आकर्षण बल। तो इससे यही इंडिकेट होता है कि दो समान चार्ज वाले को जब एक साथ लाते हैं तो इनमें जो है प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर दो असमान चार्ज यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश को एक साथ लाते हैं तो इनमें कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण का बल। ठीक है, जब दो समान आवेश एक दूसरे से मिलते हैं तो उत्पन्न होता है प्रतिकर्षण। तो इस आवेश को कहा जाता है सजातीय आवेश। क्या कहा जाएगा? सजातीय आवेश। दो असमान चार्ज अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो ये आवेश को बोला जाएगा विजातीय आवेश। क्या कहा जाएगा? विजातीय आवेश। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। हर टॉपिक को आसानी से क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से रिवाइंड कर दो कि चार्ज होता है दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। धन आवेश, ऋण आवेश, अगर दो धन आवेश एक साथ रहेंगे तो प्रतिकर्षण का बल आएगा, ऋण आवेश भी आएगा तो प्रतिकर्षण ही होगा। अगर दो असमान आवेश अगर आता है तो धन आवेश, ऋण आवेश मिलने के बाद आकर्षण का बल लगता है। दो समान आवेश को हम लोग सजातीय आवेश बोलेंगे, दो विसमान या असमान आवेश को हम लोग विजातीय आवेश कहेंगे। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको होमोजीनियस बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस। यहाँ पे कोई किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ज्यादा दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। साथ ही साथ बाई कॉल, बाई व्हाट्सएप भी आप कॉल करके आप हमको बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम होगा हमको क्लियर करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका
टॉपिक होगा वो होगा आवेश का मात्रक क्या होता है। ठीक है, अगर आप कॉपी कलम लेके बैठे हुए तो इसको स्क्रीनशॉट करके आप लिख लो, इसको मिटाएंगे। दोस्तों सपोर्ट करो, बहुत आसानी से सब चीज समझ जाओगे। इस महामारी से हम लोग को हिम्मत रखना है और धीरे धीरे क्लास को बढ़ाना है। बहुत ही आसान हो जाएगा, एक बार नहीं इसको 2 बार हम लोग पढ़ेंगे, बहुत आसानी से, कोई टेंशन नहीं होगा। शुरू करते हैं आवेश का मात्रक। या यूनिट ऑफ चार्ज, बहुत आसान है, यूनिट ऑफ चार्ज बहुत ही सिंपल है। इससे यूनिट ऑफ चार्ज जानने से पहले एक एक्सपेरिमेंट कर लूं, उस एक्सपेरिमेंट से आप लोग को बहुत ही ज्यादा क्लियर होगा। इसके बाद हम अब यूनिट ऑफ चार्ज देखेंगे। एक आप देख लेते हैं यहाँ पे कि इस टॉपिक को पहले मिटा दूं, पहले एक एक्सपेरिमेंट देखें कि चार्ज जो होता है, एक्टिविटी उसका क्या होता है। इसको देखने के बाद ही आवेश का हम लोग जो है मात्रक को देखते हैं। सिंपल बात है, एक रड को आप ले लो और उस रड को किसी वाल से बांध दो, ये रड है, और इस रड पे चार्ज जो होगा वो प्लस रख दो, यानी कि प्लस है। बहुत आसान है दोस्त। अब इस रड के सामने कोई दूसरा रड लाओ जो सेम चार्ज वाले हों, यानी सेम चार्ज का मतलब प्लस भी होगा, इसका भी क्या चार्ज होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। अब यहाँ पे दोनों को एक साथ में रखेंगे तो इसका जो स्थिति होगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का चार्ज सेम है, तो इसका जो स्थिति होगा, ये रड का स्थिति जो होगा इस तरफ से मुड़ेगा, यानी ये जो है इस पर बल ऊपर की ओर लगाएगा और ये जो है बल नीचे की ओर लगाएगा, यानी कि स्थिति यूं हो जाएगा। यानी कि दो समान चार्ज जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो दोनों के बीच का स्थिति क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। सेम चीज यहाँ पे भी अगर हम एक रड ले लूं, इस रड को भी इस तरह से दिखाऊं और इस पर जो चार्ज होगा वो माइनस कर रख दूं, सेम कंडीशन। दूसरा रड अगर ले लूं सेम चार्ज वाला, तो इस पर भी अगर माइनस दे दूं तो दोनों का सेम स्थिति होगा, रड का स्थिति यूं हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर की ओर बल लगाएगा, ये नीचे की ओर बल लगाएगा। तीसरा का एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये देखेंगे कि एक और रड ले लूं जो असमान चार्ज वाले होते हैं। एक पर ले लेते हैं प्लस का चार्ज, एक पर क्या ले लें, प्लस का चार्ज। दूसरा का अगर रड ले लूं, उस रड पर माइनस का चार्ज दे दूं। सपोज मान लो ये माइनस का चार्ज दे दिए। अब यहां देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे असमान चार्ज एक दूसरे के नजदीक आएंगे, यानी कि ये जो है इस पर बल लगाएगा और ये जो है इस पर बल लगाएगा। यानी यहां से हमको डायरेक्ट क्लियर होता है कि ये तीनों एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलता है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट में कौन सा बल क्रिएट हो रहा है, तो प्रतिकर्षण का बल क्रिएट हो रहा है, और यहां पे हमको मिल रहा है आकर्षण का बल। ठीक है, यानी कि स्थिति जो होगा यूं हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका एक्सपेरिमेंट। अगर ये एक्सपेरिमेंट से आप समझ नहीं पाते हो, आप इतना जरूर कर सकते हो कि ये चार्ज जो है किसी वस्तु पर प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस अगर यहाँ पे देखते हैं कि हर एक पर प्लस और माइनस क्यों देते हैं, ये तो मैथ का चीज है जिसमें हम लोग प्लस और माइनस देते हैं, जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज है, जो आवेश होता है वो आवेश मैथ के ही बीजगणित पर आधारित है। ठीक है, यानी कि ये प्लस और माइनस सबसे पहले आपके बताए थे कि किसी वस्तु पर प्लस कैसे होता है और माइनस कैसे होता है,
वो बताए थे हमारे महान वैज्ञानिक का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो किसी वस्तु पर प्लस और माइनस चार्ज को बताए थे। इसको नोट कर लीजिएगा आसानी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग एक अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये जो प्लस है और ये माइनस है, ये एक दूसरे से आकर्षण कैसे करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। शुरू करते हैं। दूसरा का एग्जाम्पल ये है कि एक ग्लास ले लीजिए आप, सिल्क ग्लास, सिल्क ग्लास ले लीजिए और उसके साथ आप एक कागज का टुकड़ा ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। एक और ले लीजिए, एक लीजिए प्लास्टिक ग्लास और कागज का टुकड़ा। अब ये एक्सपेरिमेंट से हमको पता चलेगा कि कोई वस्तु कितना आकर्षित होता है, कितना रिपल्सिव होता है, ये सामने दिखेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक सिल्क ग्लास लेते हैं जिसको हम लोग कागज के टुकड़े पर रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं। करने के बाद यही पता चलेगा कि ये सिल्क ग्लास पर कोई चार्ज आएगा। क्या आ जाएगा? चार्ज आएगा। तो आप घर में आप खुद का एक्सपेरिमेंट करते हो कि एक कंघा लेते हो, कंघा को एक सूखे बाल पे रगड़ते हो, तो रगड़ने के बाद जैसे ही आप कागज के टुकड़े के पास लाते हो तो वो कागज का टुकड़ा जो है वो आकर्षित हो जाता है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये कागज का टुकड़ा ही क्यों उस पर आकर्षित हो गया, ये जो आपका कंघा था वो क्यों नहीं आकर्षित हो गया कागज के टुकड़े पर। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि ये सिल्क ग्लास पर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का, और इस पर जो चार्ज होता है वो होता है माइनस का। यानी कि सिल्क ग्लास और प्लास्टिक पर जो चार्ज होगा प्लस का और माइनस का बताने वाले जो थे हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, वो बताए थे। बहुत ही सिंपल बात है, जैसे ही कागज के टुकड़े को एक सिल्क ग्लास G1 ले लूं अगला एक्सपेरिमेंट में, और ये कागज का टुकड़ा ले लूं, जैसे ही रगड़ते हैं तो ये जो है इस तरह से कागज का टुकड़ा सिल्क ग्लास पर इस तरह से चिपकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का एक्सपेरिमेंट में हमारे याद लेता हूं। यहाँ पे इसको मान लीजिए G1, इसको मान लीजिए G1, नहीं चल गया, इसको मान लीजिए G1। अगला एक्सपेरिमेंट लेते हैं, एक और ग्लास लेते हैं, एक और ग्लास लेते हैं और सेम कंडीशन अगर करते हैं तो कागज का टुकड़ा फिर जो है चिपक गया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट प्लास्टिक के टुकड़े के साथ करता हूं। ये प्लास्टिक का है ग्लास और ये कागज का टुकड़ा जो है प्लास्टिक के ग्लास पर भी चिपक गया। दूसरा का यहाँ पे P1 कर लूं, इसको G2 कर लूं, अगला एक्सपेरिमेंट करूं तो ये अगला एक्सपेरिमेंट P2 कर लेते हैं। यहाँ पे भी कागज का टुकड़ा जो है इसके संपर्क में आते हैं, घर्षण करते हैं तो ये चिपक जाता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है, यहाँ पे दोनों केस में यही देखने को मिल रहा है कि G1 और G2 के केस में भी कागज का टुकड़ा आकर्षित हो जा रहा है, P1 और P2 के केस में भी आकर्षित हो जा रहा है। आखिर इसके रीजन क्या है? तो हम लोग क्या करते हैं कि अगला एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे हम लोग को पता चलेगा कि आकर्षण का गुण जो होगा किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा और किसमें नहीं होगा। तो बहुत आसानी से यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा कि G1 और G2 को एक साथ मिला दूं, G1 और G2 को एक साथ मिलाता हूं, तो जैसे ही G1 और G2 को एक साथ मिलाता हूं तो इस ग्लास पर ये कागज का टुकड़ा फटाफट जो है चिपक जाएगा।
बहुत ही काफी स्पीड से चिपक जाएगा। क्यों चिपक जाएगा? क्योंकि G1 और G2 दोनों मिलने के बाद इसका पावर बढ़ेगा और ये पावर इतना बढ़ेगा जिसके कारण कागज का टुकड़ा आसानी से चिपक जाएगा। सेम केस में भी यहाँ पे P1 ले लूं, यहाँ पे P2 ले लूं और फिर से इसको हम लोग कागज के पास, टुकड़ा के पास रखता हूं तो ये कागज का टुकड़ा जो है फट से इस पर चिपक जाएगा, काफी स्पीड से चिपक जाएगा। ठीक है, अब इसको बहुत ही आसानी से मान लिया जाए कि इस G1 का चार्ज मान लो कि ये 2 है। G1 का चार्ज क्या है? 2 है। इस G2 का मान लीजिए कि चार्ज क्या है? 2 है। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। P1 का चार्ज मान लीजिए कि माइनस का 2 है। P2 का चार्ज भी माइनस का 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? -4। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि G1 और G2 के केस में ये काफी स्पीड से चार्ज उत्पन्न कर रहा है, P1 और P2 के केस में चार्ज काफी से उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये काफी स्पीड में दोनों ही G1 और P1 कागज के टुकड़ों का आसानी से चिपका दे रहे हैं, यानी आकर्षण का गुण इसमें ज्यादा है। एक अगला एक्सपेरिमेंट करूं तो यहाँ पे देखता हूं कि एक ले लेते हैं G1 और एक ले लेते हैं P1, एक लेते हैं G1, एक लेते हैं P1। दोनों केस में हम देखते हैं कि दोनों को अगर एक साथ संपर्क में लाया जाए तो G1 का जो चार्ज हम माने हैं 2, यहाँ पे 2 रख दूं, प्लस P1 का चार्ज माने हैं -2, यहाँ पे रख दूं -2। तो अब ये दोनों को एक साथ लाएं तो इस पर चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो उस पर आवेश जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिल्क ग्लास यानी कि इस पर जो चार्ज होगा वो प्लस का होगा, इस पर जो चार्ज होगा वो माइनस का होता है और इस कागज पर कोई चार्ज नहीं होता। यानी कि G1 और P1 जब मिलाएंगे तो ये आ गया 0, यानी कि कागज के टुकड़ा पर कोई भी चार्ज उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को और क्लियर करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। अगर अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, दैट्स गुड। नहीं भी आएगा तो आप कमेंट करोगे, फोन करोगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, किसी न किसी तरह से मेरे पास आना चाहिए मैसेज, ताकि मैं दोबारा इसको क्लियर कर सकूं और बहुत आसानी से हर चीज को समझ सकूं। ठीक है, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका वो होगा आवेश का मात्रक। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका आवेश का मात्रक। बहुत आसानी से समझेंगे दोस्त, सब कोई सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करोगे और लाइक भी करोगे। आवेश का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का क्या मात्रक है ये जानना है। आवेश का क्या मात्रक होता है बहुत आसान से हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग समझे हैं कि धारा जो होता है, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा जो होता है, यहां से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है आवेश बटा समय। आवेश बटा क्या होता है? समय होता है। तो यहां से हम लोग आवेश को आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आवेश बराबर अगर हम लोग लिखें कि चार्ज बराबर क्या होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि विद्युत धारा गुने समय होता है। विद्युत धारा गुने समय, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इनटू समय। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर और समय का क्या होता है? सेकेंड। तो आवेश का जो मात्रक हो गया वो मात्रक हो जाएगा एम्पियर गुने सेकेंड। बहुत सिंपल है दोस्त, आसानी से समझना है। तो आवेश का अगर मात्रक अगर यहाँ पर कोई पूछेगा कि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो एम्पियर गुने सेकेंड होता है। और इस एम्पियर गुने सेकेंड को ऐसा ही मात्रक अगर यहाँ पे पूछेगा कोई, ऐसा ही मात्रक कोई पूछेगा, तो एम्पियर गुने सेकेंड ही कहलाता है आपका एक सुंदर सा वर्ड है जिसका नाम है कूलम। क्या नाम है? कूलम। यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, अगला जो मात्रक होगा वो मात्रक हम देखते हैं
अगला जो मात्रक है सीजीएस सिस्टम में देख लूं कि ये सारी मात्रक तो मेरे को पता चला। अब सीजीएस सिस्टम में चलते हैं। सीजीएस मात्रक क्या होता है आवेश का? तो सीजीएस मात्रक जो होता है आवेश का वो होता है स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम। अगर कोई पूछे कि सीजीएस मात्रक क्या होता है इसका, तो आप बोलिएगा स्टेट कूलम होता है। अब पूछेगा कि ये स्टेट कूलम क्या है, तो स्टेट कूलम जो होता है वो होता है एक कूलम जो होता है, एक कूलम जिसको बोलोगे, एक कूलम जो बोलोगे वो कितने के बराबर होगा? तो 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम के बराबर होता है। कोई पूछेगा दोस्त कि एक कूलम कितने के बराबर होता है, तो 3 गुने 10 के पावर कितने के बराबर होता है? 9 स्टेट कूलम के बराबर होता है। ठीक है। कोई पूछ देगा कि विद्युत चुंबकीय मात्रा क्या है, विद्युत यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होता है हम लोग यहां से कह सकते हैं कि 1 EMU। EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। यूनिट जो होता है वो कितने कूलम के बराबर होता है? तो ये जो कूलम के बराबर होता है वो होता है 1 बटा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक EMU कितने बराबर है, यहाँ पे एक कूलम बराबर कर दो, सॉरी, एक कूलम कितने के बराबर होता है? तो 1 बटा 10 EMU के बराबर होता है, यानी कि 1 बटा 10 जो होगा वो 1 कूलम के बराबर होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? अगला जो मात्रक होगा, इस आवेश के इस मात्रक में सबसे बड़ा अगर मात्रक यहाँ पे देखा जाए तो सबसे जो बड़ा मात्रक होता है वो फैराड होता है। सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक अगर यहाँ पे देखेंगे कि चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक जो होगा वो होगा फैराड। क्या होगा? फैराड। समझ आ रहा है दोस्त? यानी कि अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक फैराड जो है कितने कूलम के बराबर होता है? बहुत आसान है। अगर कोई पूछता है कि एक जो है, एक फैराड कितने कूलम के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 96,500 कूलम के एक बराबर होता है। बहुत आसान है दोस्त। सब चीज को बारी बारी से लिखते जाओगे, रफ करते जाओगे, बहुत याद हो जाएगा, आसानी से सब चीज समझ लोगे। जहां भी दिक्कत होता है कमेंट करो, मैसेज करो, फोन करो, एनी हाउ हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब अन्य मात्रक में हम लोग चलते हैं कि मान लो कि 10 के पावर 6 है, तो इसको बोलेंगे हम लोग माइक्रो। 10 के पावर अगर -3 है तो इसको बोलेंगे मिली। 10 के पावर अगर -9 है तो इसको बोलेंगे नैनो। 10 के पावर अगर -12 है तो इसको बोलेंगे पीको। क्या बोलेंगे? पीको। बहुत आसान है दोस्त। हर चीज को बारी बारी से एक एक करके सब चीज लिख लो और आसानी से कमेंट करो। अच्छा लगा दैट्स गुड, अच्छा नहीं लगेगा फिर भी आप कमेंट करके बताएं कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, सब चीज हमारे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। आज का क्लास इतना ही होगा। नेक्स्ट जो आपका क्लास होने वाला है वो क्लास है आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। बहुत आसान है। कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। थैंक यू, धन्यवाद।